एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल अगेन। इसके पीछे के वीडियो में हमने 33 तक के सेक्शंस को कवर किया था। अब इस वीडियो में हम सेक्शन 34 से स्टार्ट करेंगे और देखते हैं कि सेक्शन 34 क्या कह रहा है। सेक्शन 34 की जो हेडिंग है वो कह रही है प्रोसीजर इन केस ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस बाय चाइल्ड। अब यहाँ पे बच्चे की बात हो रही है। अभी तक हमने ऑफेंसेस के बारे में पढ़ा, फिर हमने पढ़ा कि कोई पर्सन कर रहा है जो कि मेजर एज का है या साउंड माइंड पर्सन है। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे ऐसा ऑफेंस किया जा रहा है, इसमें दिए गए ऑफेंसेस अगर किसी बच्चे के थ्रू किए जा रहे हैं, कोई चाइल्ड है अगर वो कर रहा है तो क्या होगा। और आगे का क्या है इसमें, चाइल्ड एंड डिटर्मिनेशन ऑफ एज, और उसकी एज को डिटर्मिनेशन किया जा रहा है स्पेशल कोर्ट के थ्रू। ठीक, तब क्या होगा उसका प्रोसेस, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये देखते हैं। अब इसका सब क्लॉज 1 क्या कहता है, वेयर एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट इज कमिटेड बाय अ चाइल्ड सच चाइल्ड शैल बी डील्ड विद अंडर द प्रोविजन ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस केयर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड एक्ट 2000। ओके, ये कह रहा है कि ऐसा कोई भी ऑफेंस, इस एक्ट में जो भी ऑफेंसेस की कैटेगरीज दी गई हैं, अगर वो ऑफेंस किसके थ्रू की जा रही हैं, किसी चाइल्ड के थ्रू की जा रही हैं, तो वो चाइल्ड जो है किस प्रोविज़न में डील करे, किस प्रोविज़न के अंडर उसको, उस बच्चे को डील किया जाएगा, उस बच्चे को प्रोसिक्यूट किया जाएगा, वो होगा जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2002। 2002 में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बन के आया हुआ है, जिसके अंदर उन अक्यूज़ को, अक्यूज़ तो नहीं कहेंगे, उन बच्चों को प्रोसिक्यूट किया जाता है जो 18 से कम है, जिनकी एज 18 से कम है, जो माइनर है। अब सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है, इफ़ एनी क्वेश्चन अराइजेज इन एनी प्रोसीडिंग बिफोर द स्पेशल कोर्ट। स्पेशल कोर्ट कौन हुआ, जो इस एक्ट के अंदर जिसको स्पेशल कोर्ट का डिजिग्नेशन दिया गया है, वेदर अ पर्सन इज़ अ चाइल्ड, वो जो पर्सन है जिसने इस एक्ट में जिसने कोई क्राइम कमिट किया है इस एक्ट के अंदर, वो चाइल्ड है या फिर चाइल्ड नहीं है, उसकी एज को बेसिकली डिटरमाइन करना, वो चाइल्ड है या नहीं है। सच क्वेश्चन शैल बी डिटरमाइंड बाय द स्पेशल कोर्ट, वो स्पेशल कोर्ट डिटरमाइन करेगी आफ्टर सेटिस्फाइंग इट सेल्फ अबाउट द एज ऑफ सच पर्सन एंड शैल रिकॉर्ड इन राइटिंग फॉर द रीज़न। मतलब कि इसमें जो ऑफेंस हुआ है वो बच्चे के थ्रू किया गया है या नहीं किया गया है, बच्चे के थ्रू किया गया है या नहीं, वो बेसिकली जिसने क्राइम कमिट किया है वो चाइल्ड है या फिर 18 से एबव है, वो मेजर पर्सन है, तो उसका जो एज डिटर्मिनेशन का जो काम है वो स्पेशल कोर्ट करेगा। वो तभी करेगा जब स्पेशल कोर्ट इस बात से पूरा सेटिस्फाई हो जाता है, और वो सेटिस्फाई होने के बाद अपने रीज़न को राइटिंग में रिकॉर्ड करेगा। वो अपने रीज़न को राइटिंग में बताएगा कि दीज आर द रीज़न, दैट इज़ वाई we have such kind of consideration that a particular person is child or not। फिर ये हो जाता है सबसेक्शन 3, नो ऑर्डर मेड बाय द स्पेशल कोर्ट शैल बी डीम्ड टू बी इनवैलिड। स्पेशल कोर्ट ने जो भी ऑर्डर्स में दिए उसको इनवैलिड नहीं माना जाएगा मेयरली बाय एनी सब्सिक्वेंट प्रूफ द एज ऑफ द पर्सन। उस पर्सन के डिटर्मिनेशन से लेके, एज के डिटर्मिनेशन को लेके उसको इनवैलिड नहीं माना जाएगा, उसको क्वेश्चन नहीं किया जाएगा, ठीक, कि वो चीज़ करेक्ट है या नहीं है। अब आता है सेक्शन 35 पे। सेक्शन 35 में पीरियड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस ऑफ चाइल्ड एंड डिस्पोजल ऑफ केस। अब इसमें यहाँ लिमिटेशन पीरियड दी गई है, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड दिया हुआ है कि उसमें एविडेंस को रिकॉर्ड कर लिया जाना चाहिए और केस का डिस्पोजल हो जाना चाहिए। द एविडेंस ऑफ द चाइल्ड शैल बी रिकॉर्डेड विद इन द पीरियड ऑफ 30 डेज, मतलब 30 डेज के अंदर अंदर उस बच्चे का एविडेंस को रिकॉर्ड कर लेना 30 डेज के अंदर, वो दिया हुआ है। फिर अगला कह रहा है स्पेशल कोर्ट विद इन 30 डेज ऑफ द स्पेशल कोर्ट टेकिंग कॉग्निजेंस, मतलब 30 डेज कब से काउंट किया जा रहा है, जब से स्पेशल कोर्ट ने उस केस का कॉग्निजेंस ले लिया है, तब से लेके तब अब तक के 30 डेज में उसका एविडेंस को रिकॉर्ड कर लेना है ऑफ द ऑफेंस एंड रीज़न फॉर डिले। अगर कोई डिले हो रहा है तो वो रिकॉर्ड किया जाएगा किसके थ्रू, स्पेशल कोर्ट के थ्रू। अगर कोई डिले 30 डेज के अबव जा रहा है तो आपको एक रीज़न देना होगा कि दीज आर द रीज़न, दैट इज़ वाई द केस इज डिलेइंग राइट नाउ। अब आता है सब क्लॉज 2। सब क्लॉज 2 कह रहा है द स्पेशल कोर्ट शैल कंप्लीट द ट्रायल। जो स्पेशल कोर्ट हैं वो ट्रायल को कंप्लीट करेंगे एज फार एज पॉसिबल, जैसे जितना जल्दी पॉसिबल हो सके, विद इन द पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर। जब से कॉग्निजेंस लिया हुआ है उस केस का, उससे 1 साल के अंदर अंदर ही इस केस को डिस्पोज ऑफ कर देना है, कंप्लीट कर देना है इसके ट्रायल को।
तो ये तो हो गया, लिमिटेशन की बात हो गई। अब आते हैं हम 36 पे। चाइल्ड नॉट टू सी अक्यूज एट द टाइम ऑफ टेस्टिफाइंग। जब बच्चे का ट्रायल चल रहा होगा, जब बच्चे से क्वेश्चन की जा रही होगी, जब बच्चे का एग्जामिनेशन हो रहा होगा, जब बच्चे का क्रॉस एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन जो चीज़ें भी होती हैं वो हो रहा होगा, उस टाइम पे ये इंश्योर करना है कि वहाँ पे अक्यूज्ड प्रेजेंट ना हो। द स्पेशल कोर्ट शैल इंश्योर। कौन इंश्योर करेगा? स्पेशल कोर्ट इंश्योर करेगी कि वहाँ पे वहाँ पे बच्चे को एक्सपोज नहीं किया जाएगा अक्यूज्ड के सामने, ठीक, एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ द एविडेंस के रिकॉर्ड करते टाइम पे। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहा है? वाइल एट द सेम टाइम इंश्योरिंग दैट द अक्यूज्ड इज इन अ पोजीशन टू हियर द स्टेटमेंट ऑफ द चाइल्ड एंड कम्युनिकेट विद हिज एडवोकेट। ठीक, यही जो चीज़ मैंने आपको बताई वो है। फिर आता है सब क्लॉज 2। For the purpose of subsection 1, the special court may record the statement of a child through video conferencing or by utilizing single visibility mirror of a curtain or any other device. अगर स्पेशल कोर्ट चाहे सबसेक्शन 1 के पर्पस के लिए वो बच्चे के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करेंगे, किसके थ्रू? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, और बाय यूटिलाइजिंग सिंगल विजिबिलिटी मिरर वगैरह यूज़ कर सकते हैं, या पर्दा वगैरह का यूज़ कर सकते हैं, कोई अदर डिवाइस का भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली यही है कि उस बच्चे को एक्सपोज नहीं करना है उस अक्यूज के सामने, नहीं तो बच्चा डर सकता है और उसका जो रिकॉर्डिंग का जो प्रोसीजर है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। अब आता है कि ट्रायल टू बी कंडक्टेड इन कैमरा। सेक्शन 37 कह रहा है द स्पेशल कोर्ट शैल ट्राई केसेस इन कैमरा। स्पेशल कोर्ट चाहे तो केसेस को कैमरे में ट्राई कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ द पेरेंट्स। पेरेंट्स के प्रेजेंस में, उस बच्चे के पेरेंट्स के प्रेजेंस में, और चाहे तो इसको कैमरे में इसके ट्रायल को कंडक्ट किया जा सकता है। इन होम वही है कि बच्चे को जो बच्चे के जो पेरेंट्स हैं उनके प्रेजेंस में स्पेशल कोर्ट चाहे तो उसको कैमरे में कंडक्ट करें। अब इसका प्रोविजो भी है, वो क्या कह रहा है प्रोविजो इसका? प्रोवाइडेड दैट वेयर द स्पेशल कोर्ट इज ऑफ ओपिनियन दैट the child need to be examined at a place other than the court, it shall proceed to issue a commission in accordance with the provision of section 284 of the CRPC। अब यहाँ पे इशूइंग ऑफ कमीशन की बात हो रही है। जैसे कमीशन इशू करने का हम CPC में भी पढ़े हैं 75 से लेकर के, जो 75 वाला जो पर्टिकुलर सेक्शन है उसमें कमीशन इशू करने का है, वैसे ही CRPC में 284 जो सेक्शन है CRPC का उसमें भी कमीशन इशू करने का प्रोविज़न है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ कही जा रही है कि अगर स्पेशल कोर्ट को ये लगता है कि चाइल्ड नीड टू बी एग्जामिन एट अ प्लेस अदर देन द कोर्ट, जो चाइल्ड है, जो बच्चा है, उसका एग्जामिनेशन होना चाहिए कोर्ट में, अगर पॉसिबल नहीं है हो पाना तो उसके एग्जामिनेशन के लिए कोर्ट एक कमीशन इशू कर सकती है 284 के प्रोविज़न को फॉलो करते हुए। सेक्शन 38 कह रहा है असिस्टेंस ऑफ एन इंटरप्रेटर और एक्सपर्ट वाइल रिकॉर्डिंग एविडेंस ऑफ चाइल्ड। चाइल्ड का रिकॉर्डिंग करते समय, उसकी एविडेंसेस को रिकॉर्ड करते समय वो कोर्ट अगर चाहें तो क्या कर सकते हैं? वो इंटरप्रेटर या एक्सपर्ट की असिस्टेंस ले सकते हैं। वेयर एवर नेसेसरी द कोर्ट में टेक द असिस्टेंस ऑफ ट्रांसलेटर और इंटरप्रेटर हैविंग सच क्वालिफिकेशन। वही चीज़ जो मैंने आपको बताई कि अगर कोर्ट को ये लगता है, अगर उनको ऐसा ज़रूरत लगती है तो वो चाहे तो किसी इंटरप्रेटर की या किसी एक्सपर्ट की मदद ले सकते हैं। इफ़ अ चाइल्ड हैज़ अ मेंटल और फिजिकल डिसेबिलिटी, अगर उस बच्चे की कोई मेंटली या फिजिकली डिसेबल है तो स्पेशल कोर्ट क्या करेगी? वो किसी स्पेशल एजुकेटर को अपॉइंट कर सकती है, या कोई ऐसा पर्सन जो फेमिलियर हो उस बच्चे से और जो उसके कम्युनिकेशन के मैनर को समझ पा रहा हो और उस फील्ड में वो एक्सपर्ट हो, तो वो उनका भी असिस्टेंस ले सकते हैं। अभी हमने पहले भी इसको पढ़ा है, वही चीज़ यहाँ पे रिपीट की गई है। तो बेसिकली ये हो गया असिस्टेंस ऑफ इंटरप्रेटर ऑफ एक्सपर्ट बाय रिकॉर्डिंग द एविडेंस ऑफ अ चाइल्ड। उनकी अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि वो उनकी मदद ले तो वो मदद ले सकते हैं। अब आता है लास्ट चैप्टर मिसलेनियस में। जो चैप्टर है वो मिसलेनियस प्रोविजन से डील कर रही है। इसमें क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं? इसमें 39 जो है वो कह रहा है गाइडलाइन फॉर चाइल्ड टू टेक असिस्टेंस ऑफ एक्सपर्ट। इसमें क्या है? सब्जेक्ट टू सच रूल एज मे बी मेड इन दिस बिहाफ द स्टेट गवर्नमेंट शैल प्रिपेयर गाइडलाइन। यहाँ पे गाइडलाइन बनाने की बात कर रही है और वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? वो स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस एक्ट में जो भी उनको नेसेसरी लगती है वो उसके रिस्पेक्ट में कुछ गाइडलाइन बना सकती हैं। फॉर यूज़ ऑफ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, प्रोफेशनल एक्सपर्ट ऑफ प्रोफेशन हैविंग नॉलेज और
साइकोलॉजी, सोशल वर्क, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, चाइल्ड डेवलपमेंट बी एसोसिएटेड विद द प्री ट्रायल एंड ट्रायल स्टेज टू असिस्ट द चाइल्ड। बस वही है कि इस एक्ट में आने वाले जो भी प्रोविज़न हैं, अगर उनसे रिलेटेड कुछ भी गाइडलाइन बनाना चाह रही है तो स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होगा कि वो गाइडलाइन बना सकती हैं, वो भी असिस्टेंस के से रिलेटेड, नॉलेज, साइकोलॉजी, सोशल वर्क, फिजिकल हेल्थ, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड। अब आता है राइट ऑफ चाइल्ड टू टेक असिस्टेंस ऑफ लीगल प्रैक्टिशनर। अब यहाँ पे सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 301 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, फैमिली और द गार्जियन ऑफ द चाइल्ड शैल बी एंटाइटल टू टेक असिस्टेंस ऑफ लीगल काउंसिल। मतलब कि उनको राइट टू गेट एंड गुड एडवोकेट का एक लेने का अधिकार है, वो चाहे तो ले सकते हैं। इसका प्रोविजो क्या कह रहा है? प्रोवाइडेड if the family or the guardian of the child are unable to afford a legal counsel, legal service authority shall provide a lawyer to them। हमने 304 सेक्शन में भी पढ़ा है ना CRPC में कि कैसे आपको लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी। सेम चीज़ यहाँ पे भी है कि अगर वो जो बच्चे के जो माता पिता हैं वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं कोई लीगल काउंसिल, तो उनको लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से एक लॉयर प्रोवाइड किया जाएगा। अब आता है सेक्शन 41। इसमें क्या कह रहा है? प्रोविजन ऑफ सेक्शन 3 to 13 नॉट अप्लाई इन सर्टेन केसेस। अब हमने इस सेक्शन का 3 to 13 जो भी प्रोविजन पढ़ा है वो सर्टेन केसेस में अप्लाई नहीं हो रहा है। कहाँ नहीं हो रहा है? द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 3 to 13 बोथ इंक्लूसिव शैल नॉट अप्लाई इन केस ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन। मतलब 3 से 13 तक का जो भी प्रोविजन हमने पढ़ा था वो मेडिकल एग्जामिनेशन या मेडिकल ट्रीटमेंट के मामले में जो है अप्लाई नहीं होगा। अ चाइल्ड व्हेन सच मेडिकल एग्जामिनेशन मेडिकल ट्रीटमेंट इज अंडरटेकन विद द कंसेंट ऑफ हिज पेरेंट और गार्जियन। ओके, जब भी मेडिकल एग्जामिनेशन या मेडिकल ट्रीटमेंट किसके अंडरटेक से हो रही है या किसके कंसेंट से हो रही है, पेरेंट या गार्जियन के कंसेंट से हो रही है, तो सेक्शन 3 to 13 का जो भी प्रोविजन हो यहाँ पे लागू नहीं होगा। अल्टरनेट पनिशमेंट की बात की जा रही है। वेयर एन एक्ट और ओमिशन कंस्टिट्यूट एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट एंड ऑल्सो अंडर सेक्शन 166A, 354A, 354B, 354C, 354D, 370। ये जो सारे मैं सेक्शंस पढ़ रही हूँ वो IPC के हैं। 370A, 75, 76, 376A, B, फिर 376B, C, ये सारे रेप से रिलेटेड हैं। ये जो भी सेक्शंस के जो रेंज दिया हुआ है वो। फिर 509 ऑफ द IPC। Then, notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, the offender found guilty of such offence shall be liable to punishment only under this act or under the Indian Penal Code for punishment which is greater in degree। अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है अल्टरनेट पनिशमेंट के बारे में। वो कैसे हो रहा है? 42 का जो सेक्शन है वो कह रहा है कि अगर कोई अक्यूज्ड है, कोई पर्सन है जिसको पाया गया है कि उसने इस एक्ट के अंदर तो किए हुए अपराधों को तो किया है, ये जो ऑफेंसेस की कैटेगरी दी हैं उसमें तो फॉल कर ही रहा है, और अगर वो इन सब सेक्शंस के अंदर भी उसने कुछ किया या उसको पाया गया कि ये सेक्शन में भी वो फॉल कर रहा है, तो उसका जो पनिशमेंट होगा वो IPC एंड वो ये पॉक्सो एक्ट मिला के जो जिसका पनिशमेंट ज़्यादा होगा, विच इज़ ग्रेटर इन डिग्री, जिसकी पनिशमेंट ज़्यादा होगी वही पनिशमेंट उसको दी जाएगी। इसका यही मतलब हुआ। अब आते हैं हम सेक्शन 42A पे। एक्ट नॉट इन डेरोगेशन ऑफ एनी अदर लॉ। ये जो एक्ट है ये एज अ डेरोगेशन काम नहीं करेगा, यही इसका कहने का मतलब है। द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल बी इन एडिशन। जो इस एक्ट के प्रोविज़न है वो एक एडिशन की तरह काम करेंगे, वो डेरोगेशन की तरह काम नहीं करेंगे। फॉर एनी अदर लॉ, किसी भी लॉ के लिए जो कि फोर्स में है। इन एनी केस इनकन्सिस्टेंसी, अगर कोई इनकन्सिस्टेंसी आती है तो द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल हैव ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑन द प्रोविजन ऑफ एनी अदर सच लॉ। कोई इनकन्सिस्टेंसी आती है तो इस एक्ट के जो प्रोविजन होगा उनका ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा दूसरे एक्ट पे। अब आता है सेक्शन 43 में पब्लिक अवेयरनेस की बात हो रही है। पब्लिक अवेयरनेस कौन करा रहा है यहाँ पे? सेंट्रल गवर्नमेंट करा रहा है एंड एवरी स्टेट गवर्नमेंट। ठीक, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो पब्लिक अवेयरनेस जैसे मीजर्स को अडॉप्ट करें और वो उसको कराएं। अब इसका सब क्लॉज ये क्या कहता है? द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट आर गिवन वाइड पब्लिसिटी through media including the television, radio, print media, regular intervals to make the general public, children as well as their parents and guardian aware of the provision of this act। मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस एक्ट के जो भी प्रोविज़न है वो वाइडली पब्लिसिटी उसकी की जाए। किसके थ्रू कराए जाने की बात की जा रही है? टेलीविज़न के थ्रू कराइए, प्रिंट मीडिया के थ्रू कराइए, रेगुलर इंटरवल्स टू मेक द जनरल पब्लिक
और चिल्ड्रेन, ताकि उनको पता रहे कि अगर कोई ऐसा एक्ट उस पर्टिकुलर बच्चे के अगेंस्ट हुआ है, जैसे मैं एक पेरेंट्स हूँ, मेरे बच्चे के साथ ऐसा कोई एक्ट हो रहा है, तो मेरे पास अगर ऐसा मेरे पास ये जानकारी है या फिर ये नॉलेज है कि ये एक ऑफेंस है और यहाँ पे पॉक्सो एक्ट के अंदर वो चीज़ें डील की जा सकती हैं, तो वो पेरेंट्स क्या करेंगे कि उसके तहत जाके वो अपना केस फाइल कराएंगे। और बच्चे को भी ये पता होगा कि उसका अधिकार है कि इसके साथ अगर कुछ गलत हुआ है तो सारे लॉज बने हुए हैं जो उसके लिए हैं। तो बेसिकली यही होता है इसका मतलब अवेयरनेस का। The officers of the central government and state government and other concerned person, including the police officer, are imparted periodic training on the matter relating to the implementation of the provision। मतलब कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स हैं, एक सेकेंड, जो ऑफिसर्स हैं कहाँ के, सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट्स के, एंड अदर कंसर्न पर्सन, और जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो उनको एक ट्रेनिंग इम्पार्ट की जाएगी, उनको एक ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे इस प्रोविज़न के अंदर जो जो ऑफेंसेस हैं उनको डील करना है। 43 हो गया। अब आते हैं 44 पे। 44 क्या कह रहा है, मॉनिटरिंग। 44 कह रहा है मॉनिटरिंग ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्ट। अब जो मॉनिटर करने की बात हो रही है कि कैसे मॉनिटर किया जाएगा इम्प्लीमेंटेशन को लेके, तो इसमें क्या है कि जो नेशनल कमीशन है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 3 और एज अ केस में बी द स्टेट कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट constituted under section 17 of the commission for protection of child right act 2005 shall in addition to the function assigned to them under that act also monitor the implementation of the provision of this act in such manner as may be prescribed। मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जो नेशनल कमीशन है किस किस पे है, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट पे है, और स्टेट कमीशन जो बनी है, एक नेशनल कमीशन बनी है प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट पे और एक स्टेट कमीशन बनी हुई है प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट पे अंडर सेक्शन 17 पे। तो उनका काम क्या होगा कि वो ऐसे ऐसे फंक्शंस को असाइन करें जो इस एक्ट में दिए हुए हैं और उनके इम्प्लीमेंटेशन को मॉनिटर करें कि वो चीज़ें अच्छे से इम्प्लीमेंट हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। अब आता है सब क्लॉज 2। The national commission or as the case may be the state government referred to in sub section 1 shall while inquiring into any matter relating to any offence under this act have the same power are vested in the commissions for protection of child right। मतलब उनके पास सेम पावर वेस्ट की गई है, सेम पावर उनको दी गई है जैसे कि स्टेट कमीशन में रिफ़र किया गया है, और वही चीज़ है यहाँ पे, उनको सेम पावर है। फिर आता है नेशनल कमीशन एज द केस में बी द स्टेट commission referred to in subsection 1 shall include its activities under the section in the annual report referred to in section 16 of the commission of protection of child right। यहाँ पे भी वही चीज़ है कि जो नेशनल कमीशन है और स्टेट कमीशन है उनको सब सेक्शन 1 में जो जो चीज़ें इंक्लूसिव हैं, वो जो सारी एक्टिविटी वो उससे रिलेटेड एनुअल रिपोर्ट रिफ़र करेंगी सेक्शन 16 में। कमीशन ऑफ किसको करेंगी, कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट में जो चीज़ें दी गई हैं उस कमेटी को ये नेशनल कमीशन स्टेट कमीशन एक रिपोर्ट तैयार करके, एक एनुअल रिपोर्ट तैयार करके देंगे कि क्या ग्राउंड लेवल पे क्या चीज़ें चल रही हैं, वो इम्प्लीमेंटेशन की क्या हालत है। तो वही सारी चीज़ों से रिलेटेड उनको एक एनुअल रिपोर्ट तैयार करके देना होता है। अब आते हैं हम सेक्शन 45 पे। 45 क्या कह रहा है, पावर टू मेक रूल। अब यहाँ पे रूल मेकिंग पावर किसको है, सेंट्रल गवर्नमेंट को है। और कैसे है, बाय नोटिफिकेशन करेगा ऑफिशियल गैजेट में फॉर कैरिंग आउट द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। मतलब कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई है कि जो भी रूल मेकिंग पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया गया है, और वो कैसे नोटिफाई कर रहे हैं, ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करेंगे कि ये सारी चीज़ें जो भी रूल वो बना रहे हैं उससे रिलेटेड। और रूल क्या क्या है जो भी सेक्शन में है वो सारी चीज़ों से रिलेटेड है यहाँ पे। तो जो कुछ भी अभी तक हमने पढ़ा है, जो भी हमने सेक्शंस देखे, जो भी रूल मेकिंग पावर को देखा, जो भी मॉनिटरिंग पॉलिसी से रिलेटेड जो भी पावर है वो पर्टिकुलर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। आप चाहें तो एक बार सेक्शन से गो थ्रू हो लीजिए, इसका क्रक्स मैंने बता दिया है आपको। 46 में भी वही चीज़ आती है कि पावर टू रिमूव डिफ़िकल्टी, ये किसको दिया गया है, ये आपको दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट को। कोई भी डिफ़िकल्टी अराइज होती है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो ऑफिशियल गैजेट में उसको
जो है नोटिफाई करें कि ये रूल हैं, ये चीज़ें हैं, तो जो भी उसमें कन्फ्यूज़न है भी किसी भी तरह से, तो इस तरीके से वो कर सकते हैं। फिर प्रोवाइडेड दैट नो ऑर्डर शैल बी मेड अंडर दिस एक्ट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ 2 ईयर फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। वही चीज़ है कि कोई भी ऑर्डर इस एक्ट के अंदर बनाया गया है तो 2 साल के एक्सपायरी के बाद वो चीज़ें नो ऑर्डर शैल बी मेड, कोई भी ऑर्डर ऐसा नहीं बनाई जाएगी अगर 2 साल की एक्सपायरी हो जाती है तो। और वही चीज़ है, आगे के जो सब क्लॉज हैं वो वही कह रहे हैं कि कैसे रूल मेकिंग पावर होगा। रूल मेकिंग पावर यही है कि कोई भी रूल या कोई भी कोई भी रूल है, कोई भी रूल अगर बनाया जा रहा है तो उसमें जो जैसे हर एक एक्ट में होता है कि दोनों हाउसेस जो हैं उनके सामने ये चीज़ें रखी जाएंगी, और चाहे वो लोकसभा हो राज्यसभा हो, उनके सामने चीज़ें रखी जाएंगी। जब वहाँ से चीज़ें पास हो जाती हैं फिर उसका एक इफ़ेक्ट पड़ जाता है उस पर्टिकुलर एक्ट पे जिसके लिए रूल मेकिंग पावर की जा रही है, और अगर दोनों हाउसेज नहीं तैयार होती हैं तो उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। तो वही चीज़ें जो हर जगह कॉमन है वही चीज़ें यहाँ पे भी हैं। ये हमने 46 तक कवर कर लिया है। इसका एक शेड्यूल है इस एक्ट में, आप चाहें तो उनसे गो थ्रू हो लीजिएगा, और मैंने इसका जो मेन क्रक्स था वो तो बता ही दिया है। और ये एक्ट फाइनली ख़त्म हुआ। तो मैंने आपको क्या क्या बताया था इसमें, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं कि इसमें पूरे आई थिंक 9 चैप्टर्स थे। हाँ, इसमें पूरे 9 चैप्टर थे, वो हमने ख़त्म कर लिए। 46 सेक्शन थे, वो ख़त्म कर लिए। इसमें हमने कुछ कैटेगरी ऑफ ऑफेंसेस था वो देखा था, जैसे जैसे इसमें सेक्सुअल ऑफेंसेस थे चाइल्ड के अगेंस्ट, जिसमें पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट था, एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट था, और सेक्सुअल असॉल्ट एंड उसका पनिशमेंट था। फिर डी में था एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट एंड सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड पनिशमेंट। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी, हमने पढ़ा, हमने समझा, और ये हमने यहाँ पे ख़त्म कर लिया है ये एक्ट। और आप इसे एक बार गो थ्रू होइए। अगर आपको कहीं भी कुछ कन्फ्यूज़न लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे प्लीज़ इन्फॉर्म करिए। जितना पॉसिबल हो पाएगा मैं उसका आंसर दूँगी। और आपने इसको पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय। मैं फिर से किसी नए एक्ट के साथ आऊँगी, तब तक के लिए थैंक यू।